हेलो जय हिंद नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024 के लिए रीजनिंग का 5वां प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और ये रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024 के लिए 5वां प्रैक्टिस सेट होने वाला है। और इन 5 प्रैक्टिस सेटों से पहले हम 4 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। यदि अभी तक आपने इन 4 प्रैक्टिस सेटों को नहीं देखा है तो इन 4 प्रैक्टिस सेटों को आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हो। और इस 5वें प्रैक्टिस सेट को भी आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि इस 5वें प्रैक्टिस सेट के अंदर हम उन्हीं क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं इस रीजनिंग के 5वें प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो इस प्रश्न चिन्ह वाली लाइन में आपको यहाँ पर देखना है कि पहली पंक्ति में यहां पर 4 कैसे आया है। उसके बाद में आपको यहां पर देखना है कि दूसरी पंक्ति में यहां पर 9 कैसे आया है। यानी कि जिस प्रकार पहली पंक्ति में 4 और दूसरी पंक्ति में 9 जिस प्रकार से आया है, सेम उसी प्रकार से हम इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो यहां पर मेरे भाई इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है तो वो देखिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां पर पता करना है कि यहां पर 4 कैसे आया है। तो यहां पर क्या किया गया है, यहां पर इस 7 का भाग दिया गया है इस 14 के अंदर। तो मेरे भाई 14 के अंदर 7 का भाग देंगे तो यहां पर कितना आएगा, तो यहां पर आ जाएगा 2। और इस 2 का यहां पर क्या किया गया है, स्क्वायर करके यहां पर लिखा गया है 4। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 4 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब क्या करेंगे, सेम इसी प्रकार यहां पर पता करेंगे कि यहां पर 9 इसी प्रकार से आया है क्या। तो क्या करेंगे, पहले 4 का भाग देंगे किसके अंदर, 12 के अंदर है। तो यहां पर देखिए 12 के अंदर भाग देंगे कितने का, 4 का। तो कितने बार चला जाएगा, ये चला जाएगा 3 बार। और इस 3 का भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 9 यहाँ पर हमारे सामने दिया गया है। अब हम यहाँ पर आसानी से बता सकते हैं कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो हाँ सर बिल्कुल बता सकते हैं कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस 6 का भाग देंगे इस 24 के अंदर। तो मेरे भाई यहां पर देखिए 24 के अंदर भाग देंगे 6 का, तो ये कितने बार चला जाएगा, 1 मिनट रुके इसको सही लिख देते हैं। यहां पर देखिए क्या करना है, सबसे पहले 24 के अंदर भाग देना है कितने का, 6 का। तो यहां पर चला जाएगा 6 चौका 24, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इस 4 का कर देंगे मेरे भाई स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4 का स्क्वायर होता है 16। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 16। अब हमें देखना है कि 16 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर 16 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि दूसरा प्रश्न भी आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या भरा जाएगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए। और देखिए आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के अंदर लगभग 2 से 3 मिसिंग नंबर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे तो वो समझिए। सबसे पहले मेरे भाई हमें क्या करना है, यहां पर इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहां पर देखेंगे कि यहां पर 8 कैसे आया है। फिर यहां पर देखेंगे कि 8 के बाद में यहां पर 27 कैसे आया है। फिर यहां पर आगे देखेंगे कि 27 के बाद में यहां पर 64 कैसे आया है। यानी कि जिस प्रकार से ये लिखे गए हैं सेम उसी प्रकार से हम यहां पर ज्ञात करेंगे कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या लिखा जाएगा। तो सोल्व करेंगे कैसे तो वो देखिए। यहां पर इस प्रश्न के अंदर लॉजिक
लॉजिक लगाया गया है क्या। सबसे पहले तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 8 कैसे लिखा गया है, तो यहाँ पर 8 लिखा गया है कैसे, तो मेरे भाई 8 क्या होता है, तो 8 होता है 2 का क्यूब, ठीक है। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 8 के बाद में क्या लिखा गया है, 27 है, तो 27 क्या है, तो मेरे भाई 27 होता है 3 का क्यूब, ठीक है, 3 का क्यूब होता है 27। उसके बाद में देखिए 27 के बाद में लिखा गया है 64 है, तो 64 क्या होता है, तो 64 होता है मेरे भाई 4 का क्यूब, यानी कि 4 का क्यूब होता है 64। अब हमसे पूछा गया है कि 64 के बाद में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर देखिए पहले किया गया है 2 का क्यूब है, फिर किया गया है 3 का क्यूब है, फिर किया गया है 4 का क्यूब है, तो अब क्या कर देंगे, अब यहाँ पर हम कर देंगे 5 का क्यूब। 5 का क्यूब आपको पता होना चाहिए कि 5 का क्यूब कितना होता है, तो 5 का क्यूब होता है 125, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 125 है। अब हमें देखना है कि 125 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 125 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि L दर्शाता है गुणा को, M दर्शाता है भाग को, N दर्शाता है माइनस को और O दर्शाता है प्लस को, तो नीचे दिए गए समीकरण का मान ज्ञात करें। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि यदि हम इस प्रश्न के अकॉर्डिंग इस समीकरण को सोल्व करें तो इस समीकरण का मान क्या होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपके सामने जब भी इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इस प्रश्न के अंदर जिसका मान जो बोला गया है वो इस समीकरण के अंदर रखना है और जो नया समीकरण बनेगा उस समीकरण को सोल्व करके उसका मान ज्ञात करना है। कैसे, तो वो देखिए यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर बोला गया है कि L दर्शाता है गुणा को, तो L के स्थान पर हम कर देंगे गुणा, ठीक है। फिर देखिए आगे बोला गया है कि M दर्शाता है भाग को, तो M के स्थान पर हम कर देंगे भाग, ठीक है। उसके बाद में देखिए N दर्शाता है माइनस को, तो N के स्थान पर कर देंगे माइनस, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए आगे बोला गया है कि और O दर्शाता है प्लस को, तो O के स्थान पर कर देंगे प्लस। अब नया समीकरण क्या बनेगा, तो वो देखिए यहाँ पर देखिए नया समीकरण बन जाएगा 50 भाग 10 प्लस, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर देखिए फिर है 14, फिर है माइनस, फिर है 4, फिर है गुणा और फिर है 3, यानी कि यहाँ पर जितने भी अल्फाबेट लेटर हैं उन सभी का मान यहाँ पर रख दिया गया है और ये आपके सामने बन गया नया समीकरण। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई पहले क्या करेंगे, 10 का भाग देंगे 50 में, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर है प्लस के अंदर 14 माइनस, फिर करेंगे गुणा, 4 और 3 का आपस में गुणा करेंगे तो 4 तिये हो जाएगा 12। अब क्या करेंगे, प्लस को जोड़ देंगे, तो प्लस का 5 है और प्लस का 14 है, तो 5 और 14 कितना हो जाएगा, तो 5 और 14 हो जाएगा 19 है। फिर क्या है माइनस का 12, तो 19 में से 12 चला जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 7, यानी कि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग इस समीकरण को यदि हम सोल्व करेंगे तो इसका मान आएगा 7। अब हमें देखना है कि 7 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 7 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है, तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार में रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024 के लिए जीके, जीएस और साइंस के 4500 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ तैयार किया है। यदि आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इस पीडीएफ की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 35 रुपये, यानी कि 35 रुपए की फीस के अंदर आपको 4500 प्लस जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चन मिलने वाले हैं और ये 4500 क्वेश्चन आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024 के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि यह चौथा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि 2 का संबंध है 12 के साथ में, तो 7 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी आपको एग्जाम के अंदर नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो उसको सोल्व कैसे करेंगे। तो देखिए नंबर एनालॉजी का प्रश्न जब भी आपको एग्जाम में दिया जाए तो क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहां पर देखना है कि 2 से यहां पर 12 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार 2 से 12 बना है सेम उसी प्रकार हम यहां पर बताएंगे कि 7 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या बनेगा। तो अब 90% स्टूडेंट यहां पर बोलेंगे कि सर 2 से यहां पर 12 बन सकता है कैसे। यदि हम क्या करें, इस 2 का गुणा कर दें किसके साथ में, 6 के साथ में, तो यहां पर बन जाएगा 6 दूना के 12 और 12 यहां पर हमारे सामने दिया भी गया है। तो क्या करेंगे, सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे 7 के अंदर और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो मेरे भाई यहां पर भी हम क्या करेंगे, इस 7 का गुणा कर देंगे 6 के साथ में, तो 6 7 कितना हो जाएगा, तो 6 7 हो जाएगा 42। अब देखिए कि किसी ऑप्शन में 42 है, तो यहां पर देखिए किसी भी ऑप्शन के अंदर हमें 42 नहीं दिया गया है। यानी कि इस लॉजिक से हम इस प्रश्न को सोल्व नहीं कर सकते हैं। फिर क्या करेंगे मेरे भाई, दूसरा लॉजिक लगाएंगे। तो दूसरे लॉजिक से यहां पर 2 से 12 कैसे बन सकता है, तो यहां पर दूसरे लॉजिक से 2 से 12 बन सकता है कैसे, यदि हम क्या करें, इस 2 के अंदर प्लस 10 कर दें तो 2 और 10 मिलकर हो जाएगा 12। अब क्या करेंगे, यही सेम लॉजिक लगाएंगे किसके अंदर, 7 के अंदर और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करेंगे, यहां पर भी 7 के अंदर कर देंगे प्लस 10, तो 7 और 10 कितना हो जाएगा, तो 7 और 10 हो जाएगा 17। तो क्या किसी ऑप्शन में 17 है, तो यहां पर ध्यान से देखिए किसी भी ऑप्शन के अंदर 17 भी नहीं दिया गया है। यानी कि इस दूसरे लॉजिक से भी हम इस प्रश्न को सोल्व नहीं कर सकते। अब ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, फिर ऐसे प्रश्न को हम एग्जाम में सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए मेरे भाई, जब 2 लॉजिक काम ना करें तो आपको क्या करना है, तीसरा लॉजिक लगाना है और तीसरा लॉजिक आपको आना चाहिए। तो यहां पर देखिए ध्यान से कि इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो मेरे भाई यहां पर देखिए, यहां पर 2 से 12 कैसे बन सकता है, तो यहां पर लॉजिक लगाया गया है क्या, सबसे पहले तो इस 2 का किया गया है स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 2 का स्क्वायर होता है 4। फिर क्या किया गया है, इस 2 का एक बार किया गया है क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना होता है, तो 2 का क्यूब होता है 8। फिर क्या किया गया है, 4 और 8 को जोड़कर यहां पर लिखा गया है 12। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 12 यहां पर हमारे सामने दिया भी गया है। अब हम क्या करेंगे, यही सेम लॉजिक लगाएंगे किसके अंदर, 7 के अंदर और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक बार इस 7 का करेंगे स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49। फिर क्या करेंगे, इस 7 का एक बार करेंगे क्यूब, तो 7 का क्यूब कितना होता है, तो 7 का क्यूब होता है 343। अब क्या करेंगे, 49 और 343 को आपस में जोड़ देंगे। तो मेरे भाई 49 और 343 को आपस में जोड़ देंगे तो यहां पर बन जाएगा कितना, 392। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 392। अब हमें देखना है कि 392 किसी ऑप्शन में है, तो हां सर 392 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि यह चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने, उस वैनारेख का चयन करें जो दिए गए शब्दों के बीच संबंध को सही ढंग से निरूपित करता है। यानी कि 5वां प्रश्न आप सभी के सामने वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि खेल फुटबॉल और बेसबॉल का सही वेन आरेख कैसा बनेगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी आपको वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, जिन शब्दों से आपको वेन डायग्राम तैयार करना है उन शब्दों को ध्यान से देखना है और ये पता लगाना है कि उन शब्दों के बीच में आपस में कोई रिलेशन है क्या। इससे क्या होगा, हमें वेन आरेख बनाने में आसानी होगी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे रिलेशन कैसे। तो वो देखिए सबसे पहले मेरे भाई यहां पर देखिए, क्या खेल और फुटबॉल इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन है, तो हाँ सर खेल और फुटबॉल का आपस में रिलेशन है। क्या रिलेशन है, तो जो फुटबॉल होता है ये क्या होता है, खेल होता है। ठीक है,
इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, फुटबॉल और बेसबॉल इन दोनों के बीच में रिलेशन देखेंगे। तो क्या फुटबॉल और बेसबॉल इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? तो नहीं सर, फुटबॉल और बेसबॉल इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, यानी कि फुटबॉल अलग होता है और बेसबॉल अलग होता है। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, खेल और बेसबॉल के बीच में रिलेशन देखेंगे। तो क्या खेल और बेसबॉल के बीच में कोई रिलेशन है? तो हाँ सर, खेल और बेसबॉल के बीच में रिलेशन है। क्या रिलेशन है? तो जो बेसबॉल होता है ये भी एक प्रकार का क्या होता है, खेल होता है। ठीक है, अब इतना हमें पता चल गया। अब वेन आरेख बनाएंगे कैसे, तो वो देखिए मेरे भाई। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला आरेख हम बनाएंगे किसके लिए, खेल के लिए। तो यहां पर ध्यान से देखिए, ये पहला आरेख हो जाएगा खेल के लिए। फिर अभी आपने बताया कि जो फुटबॉल होता है वो एक क्या होता है, खेल होता है। तो मेरे भाई फुटबॉल आ जाएगा किसके अंदर, खेल के अंदर। तो दूसरा आरेख हम बना देंगे फुटबॉल के लिए। ठीक है, फिर आपने बताया कि जो बेसबॉल होता है वो भी एक प्रकार का क्या होता है, खेल होता है। तो जो बेसबॉल है ये भी किसके अंदर आ जाएगा, खेल के अंदर आ जाएगा। तो तीसरा आरेख हम बना देंगे बेसबॉल के लिए। ठीक है, फिर आपने ही बोला था कि फुटबॉल और बेसबॉल दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो मेरे भाई यहां पर देखिए, फुटबॉल अलग है और बेसबॉल अलग है, यानी कि आपका 100% सही वेन डायग्राम बनेगा इस प्रकार से। अब आपको देखना है कि ऐसा वेन डायग्राम आपको किसी ऑप्शन में दिया गया है। तो हाँ सर, ऐसा वेन डायग्राम हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये 5वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आज की इस क्लास में इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।